Hello everyone, my name is Nikul Waja and you're watching our YouTube channel Easy Learning. OCM यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट फॉर क्लास 11। इस सब्जेक्ट में हम लोग ये पढ़ते हैं कि किस तरह से बिजनेस स्टार्ट करना होता है, बिजनेस में एक्चुअली होता क्या है, कौन से तरह के फॉर्मेट्स अवेलेबल है बिजनेस करने के लिए, बिजनेस में आपको ट्रेड करना है, सर्विस प्रोवाइड करना है, क्या और कुछ करना है, इंडस्ट्री सेटअप करना है, हाउ मेनी फॉर्मेट्स आर अवेलेबल विथ यू टू स्टार्ट द बिजनेस। ये पूरे चैप्टर में यानी कि पूरे सब्जेक्ट में देखेंगे। और बेसिकली कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस अवेलेबल है, फाइनेंस क्या होता है, बिजनेस में क्या कुछ जरूरत है, ये सब हम इस सब्जेक्ट में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1, नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। बेसिकली इस चैप्टर में हमें देखना क्या है कि बिजनेस कौन से नेचर का हो सकता है, बिजनेस को करने के रीजंस क्या है और वो कितना एरिया कवर कर सकता है बिजनेस में। तो सबसे पहले नेचर को जानते हैं। नेचर का बेसिक मीनिंग ये होता है कि आप कौन से टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं। क्या आप ट्रेडिंग एक्टिविटी करना चाहते हैं? ट्रेडिंग एक्टिविटी का मीनिंग होता है कि आपने कहीं से कम दाम पे सामान परचेस किया, उसी सामान पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऐड करके आपने कस्टमर को बेच दिया। इसको कहते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटी, जहां पे आप सिर्फ परचेज एंड सेल करते हो। दूसरा होता है नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी, जहां पे इंक्लूड होता है सर्विस प्रोवाइडिंग। क्या होता है? सर्विस प्रोवाइडिंग, कि जहां पे आप कुछ परचेस नहीं करते हो लेकिन आपके पास कुछ ऐसी सर्विसेज है जो आप कस्टमर को प्रोवाइड करते हो। जैसे कि आप टीचिंग में हो, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर्स, ये सारे क्या होते हैं? ये होते हैं नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी यानी कि सर्विस प्रोवाइडर्स, कि जहां पे आप सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हो, कोई गुड्स लिया नहीं है और किसी को कुछ बेचा नहीं है, बस आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हो उसके अगेंस्ट आप चार्जेस चार्ज करते हो। ये हो गया आपका नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी। अगेन एक और होता है जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, जहां पे आप सामान को जो बेचना है उसको सबसे पहले आप बनाते हो। यू हैव टू मैन्युफैक्चर इट फर्स्ट, देन यू विल सेल इट। जहां पे मान लो कोई फूड आइटम्स है तो सबसे पहले आप रॉ मटेरियल परचेस करोगे, उस रॉ मटेरियल पे कुछ प्रोसेस करोगे, प्रोसेस करने के बाद जो फिनिश प्रोडक्ट बाहर आएगा आप उसको सेल करोगे। तो ये अगेन वन अनदर फॉर्म ऑफ नेचर है बिजनेस का, कि आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। और लास्ट में क्या आता है? सोशल सर्विसेज यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कि जहां पे आप क्या करते हो कि सोसाइटी को आप सर्विस प्रोवाइड करते हो। ओके, तो ये हो गया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कि जहां पे आपका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, बेसिकली सोसाइटी को सोशल सर्विस प्रोवाइड करना होता है, या फिर अपने देश के लिए या फिर अपने कंट्री के लिए कुछ अच्छा प्रोवाइड करना। तो ये हो गए सारे नेचर। सबसे पहला क्या आता है? सबसे पहले आता है ट्रेडिंग एक्टिविटी, नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, और लास्ट में हम समझ सकते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं पर्पस पे। पर्पस का मीनिंग क्या होता है कि हम ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं। तो क्यों करने के दो रीजन है हमारे पास। सबसे पहले तो कि प्रॉफिट कमाना है, इसलिए हम बिजनेस करते हैं, और दूसरा है कि हमें सोसाइटी को कुछ अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसको हम कहते हैं सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ये दो पर्पस अवेलेबल है। सबसे पहला प्रॉफिट कमाना, दूसरा अवेलेबल है आपके पास सर्विस प्रोवाइड करना, सोशल सर्विस प्रोवाइड करना। और लास्ट में आता है स्कोप ऑफ बिजनेस, कि आप अपना बिजनेस का एरिया कितना एक्सपांड, कितना डेवलप कर सकते हो। मान लीजिए नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि आज आपके पास एक आउटलेट अवेलेबल है, यानी कि एक दुकान अवेलेबल है। आपने 5-10 साल एक ही जगह पे एक ही दुकान पे काम किया है। अभी आपका प्रॉफिट अच्छा हो गया, आपके पास रिजर्व अच्छे खासे इकट्ठे हो गए,
अकुमुलेट हो चुके हैं, तो आप क्या करते हो, अभी दूसरे एरिया में अपना एक नया आउटलेट ओपन करते हो। ठीक है, तो जैसे जैसे आप अपने आउटलेट डिफरेंट काइंड ऑफ एरियाज में ओपन करते हो, दैट मीन्स आप अपना बिजनेस को डेवलप कर रहे हो, आप अपना स्कोप इंक्रीज कर रहे हो। साथ ही साथ हम ये भी समझ सकते हैं कि आप एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, लेकिन अब आप दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट होना चाहते हो। एक प्रोडक्ट पे तो आप काम कर ही रहे हो, जैसे कि प्रोडक्ट ए, आप उस पे पहले बिजनेस कर रहे थे, देन प्रोडक्ट बी पे जा रहे हो, देन प्रोडक्ट सी पे आप बिजनेस कर रहे हो। तो ये हो गया आपका स्कोप ऑफ बिजनेस, यानी कि आप अपना एरिया एक्सपांड कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। ये बेसिक मीनिंग अवेलेबल था रिगार्डिंग नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। बेसिकली हमें इस चैप्टर में यही देखना है कि क्या होता है बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड कौन से कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल है। तो चलिए सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में देखना क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, देन उस दोनों में डिफरेंस क्या क्या अवेलेबल है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इज अवेलेबल। देन आफ्टर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, जहां पे ट्रेड अवेलेबल है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और उसके भी इंडस्ट्री के थोड़े बहुत बाइफर्केशन यानी कि क्लासिफिकेशन। चैप्टर थोड़ा बहुत लेंदी है, लेकिन बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड किए गए। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन मोटिव ये होता है कि जहां पे मनी इन्वॉल्वमेंट होता है, व्हेनेवर यू आर डूइंग एनी बिजनेस एक्टिविटी, जहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ वहां पे आपका मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट कमाना। आपने पहले बहुत देखा होगा कि बार्टर सिस्टम अवेलेबल हुआ करता था, कि जहां पे बार्टर सिस्टम का मीनिंग क्या होता है कि गुड्स के अगेंस्ट पे गुड्स एक्सचेंज करते हो। आपको व्हीट चाहिए, सामने वाले को राइस चाहिए, तो आपके पास अवेलेबल है, तो आप दोनों के पास एक दूसरे की नीड्स अवेलेबल है, प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो आप क्या करते हो, उसको एक्सचेंज कर लेते हो। ना तो वहां पे कोई मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है, ना तो वहां पे कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन अवेलेबल है, और वहां पे आपका मोटिव ये भी नहीं है कि प्रॉफिट कमाना है। वहां पे जस्ट आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग क्या करते हो, गुड्स को एक्सचेंज करते हो। तो ये होता है ट्रेडिंग एक्टिव बार्टर सिस्टम। लेकिन whenever you are doing a business, वहां पे आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक बेनिफिट कमाना। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि प्रॉफिट कमाना। तो हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एन एक्टिविटी कैरिड आउट बाय अ बिजनेसमैन टू अर्न इकोनॉमिक एक्टिविटी अगेंस्ट मॉनेटरी कंसिडरेशन। ओके, समझ में आया। आप इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों करते हो, ताकि आपका मोटिव रहे प्रॉफिट कमाना, और प्रॉफिट कैसे कमाओगे, मॉनेटरी कंसिडरेशन को इंक्लूड करके। समझ में आया। तो ये था आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, आज मेरी कपड़े की दुकान है, गारमेंट्स में बेचता हूँ जीन्स एंड टी शर्ट की, मेरा मेन बिजनेस है। तो आज कोई कस्टमर आया तो वो बोलेगा कि मुझे जीन्स चाहिए, तो मैं उसके साइज का जीन्स और कलर निकाल के दे दूंगा। उसको पसंद भी आ गया और उसने कहा कि काइंडली पैक इट फॉर मी, तो मैंने उसको पैक करके उसको वो मैंने जीन्स प्रोवाइड कर दिया। अब मैंने उसको जैसे ही जीन्स दिया होगा, उसने मुझे पेमेंट किया होगा, और पेमेंट वो कैसे करेगा, मुझे कैश प्रोवाइड करेगा, तो उसने मुझे कुछ पैसे दिए। इसको कहते हैं मॉनेटरी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मीनिंग होता है सम एक्सचेंज करना, यानी कि एक्सचेंज फॉर समथिंग, यानी कि मैंने उसको गुड्स प्रोवाइड किया, जीन्स प्रोवाइड किया, और उसने मुझे क्या दिया, पैसा दिया। जहां पे मनी इन्वॉल्वमेंट होता है उसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। और यहाँ पे क्या सिर्फ मैंने उसको जीन्स दिया होगा और उस पर कुछ मैंने प्रॉफिट नहीं रखा होगा। यस, मैंने जो भी उससे चार्ज किया है, जो भी अमाउंट मैंने उससे चार्ज किया है, उसमें मेरा एक प्रॉफिट जरूर होगा। उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक बेनिफिट। समझ में आया। तो जब कभी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक्सप्लेन करना हो, तो आप उसमें क्या इंक्लूड करोगे, तो सबसे पहले उसमें होना चाहिए मॉनेटरी कंसिडरेशन, और साथ ही साथ आपका ऑब्जेक्टिव होगा इकोनॉमिक बेनिफिट। समझ में आया। तो नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी।
In economic activity, we already learned that is there should be a monetary consideration with the motive of economic benefit. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक, यहाँ पे मनी कंसिडरेशन यानी कि मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. The objective of non-economic activity is neither monetary return or economic gain. यहाँ पे ना ही तो हम मॉनेटरी कंसिडरेशन के रिगार्डिंग बात करते हैं और ना ही हमारा मोटिव यहाँ पे इकोनॉमिक गेन या इकोनॉमिक बेनिफिट लेना होता है. लेकिन यहाँ पे हमारा एक ही मोटिव होता है कि सोशल सर्विस प्रोवाइड करना. किसको? सोसाइटी को. एंड द नीडी पर्सन्स. Some person in society perform activities without the objective of monetary consideration or economic gain. जैसे कि सोशल सर्विसेज, जो सोशल वर्कर्स होते हैं, हाँ या ना, एनजीओ अवेलेबल्स होते हैं हमारे इंडिया में. तो ये सब क्या है, जो वॉलेंटरी बहुत सारे सोशल सर्विसेज करते हैं, ये सब क्या आता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहां पे हमारा मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है. हमारा एक ही मोटिव होता है, वो है सोसाइटी को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना, यानी कि किसी के काम आना इन बैड टाइम. ओके, सो जैसे कि मान लो कि कहीं पे फ्लड आया है, कहीं पे इमरजेंसी आई है, तो आप वॉलेंटरी वहां पे उनकी हेल्प करने जाते हो, तो ये हो गया आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. कहीं पे जो रिलीफ कैंप लगाए जाते हैं, हाँ, ये जो ब्लड डोनेशन वाले कैंप होते हैं, तो ये सब क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. द नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड non-economic activity. So basically there are 4 points on the basis of which we can differentiate economic activity and non-economic activity. The first one is objective. So in economic activity हमारा objective क्या होता है, profit कमाना, और उसको कहा जाता है economic benefit. In non-economic activity, our motive is to provide social services or service to the nation or a country. Next point is expectation. Economic activity में आप कुछ expect करते हो, उस expectation को कहा जाता है profit, salary और fees. If you are doing business, then आपको क्या चाहिए, profit. If you are in a profession, then you will charge fees, and if you are in employment, then you will get salary. And the other one is maximization of wealth. आपके पास जो wealth है उसको आप anyhow increase करना चाहते हो, ये आपके expectations है in economic activity. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपका एक ही एक्सपेक्टेशन रहेगा, सर्विस प्रोवाइड करना, सोशल सर्विस टू द कंट्री. थर्ड पॉइंट इज टाइप्स. How many types are there in economic activity? There are mainly 3 types given, that is business, profession and employment. Non-economic activity में there are no such kind of types. In fourth point, risks and uncertainties. What is the meaning of risks and uncertainties? Uncertainties का meaning होता है any uncertain, unpredictable future event. जो आपने कभी सोचा नहीं होता है, जिसके बारे में आप थोड़ा कम प्रिडिक्ट करते हो, उसको कहा जाता है अनसर्टेनिटी. रिस्क तो सबको पता होता है कि डेयरिंग जिसको बोला जाता है. सो इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यस, देयर आर सम रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज. बिजनेस कर रहे हो तो लॉस होने के चांसेस है. इन प्रोफेशन देयर आर में पॉसिबिलिटी कि आपको कहीं से फीस नहीं मिल सकती. सैलरी में पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, ड्यू टू सम इमरजेंसी कंपनी आपको पूरी सैलरी प्रोवाइड ना भी कर सके, तो ये है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. लेकिन व्हेनेवर यू आर प्रोवाइडिंग एनी सोशल सर्विस, वहां पे ऐसे कोई रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज अवेलेबल नहीं होते. सो इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नो सच रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज. ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इसके आगे हम बढ़ते हैं तो आपका आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. बेसिकली इट इंक्लूड्स 3 टाइप्स: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. तो सबसे पहले हम बिजनेस को
पढ़ेंगे क्योंकि बिजनेस लिटिल बिट बड़ा टॉपिक है। बिजनेस इंक्लूड्स मीनिंग, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, देन रिस्क, अनसर्टेनिटीज, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। तो बेसिकली बिजनेस का मीनिंग क्या होता है, कि ये बिजनेस होता क्या है। बिजनेस, द वर्ड बिजनेस बेसिकली डिराइव फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड बिजी। बिजी का मीनिंग क्या होता है, टू रिमेन एक्टिव कंटिन्यूअसली समवेयर, टू रिमेन एक्टिव कंटिन्यूअसली समवेयर, कहीं पे आप एंगेज हो, एक्टिवली हो, कंटिन्यूअसली हो, भी उसको कहा जाता है बिजी। और जब कभी भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी आप कर रहे हो कि कोई किसी भी एक्टिविटी में आप एंगेज हो और वहां पे आपका मोटिव है प्रॉफिट कमाना, तो उसका मीनिंग होता है बिजनेस। तो बेसिकली बिजनेस मीन्स एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, जहां पे आप कोई ऐसी एक लीगल एक्टिविटी जो गवर्नमेंट ने उसको लीगलाइज किया हुआ है, वो एक्टिविटी आप कर रहे हो लेकिन आपका मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना, तो उसको कहेंगे हम बिजनेस। समझ में आया। तो बिजनेस इज कैरिड आउट विथ मोटिव ऑफ गेटिंग प्रॉफिट एंड वेल्थ। द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इज रिलेटेड विथ प्रॉफिट मोटिव। समटाइम्स लॉस इज इनकर्ड इन बिजनेस इवन दो इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आया। बिजनेस में कुछ भी हो सकता है, आइदर आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है और लॉस भी मिल सकता है, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी, अ लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे कपड़े की दुकान है, यस मैं कपड़े बेच रहा हूँ तो वो लीगल एक्टिविटी है। मेरे स्नैक्स की शॉप है, स्वीट स्वीट एंड स्नैक्स, तो वहां पे भी मैं स्वीट बना के बेच रहा हूँ, स्नैक्स बना के बेच रहा हूँ, तो वो सब क्या हो गया, लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आ रहा है। लीगल क्या नहीं होता, कोई स्मगलिंग कर रहा है, ठीक है, कोई विथआउट लाइसेंस, जैसे कि हम कह सकते हैं ना, कोई विथआउट लाइसेंस कोई बिजनेस कर रहा है तो वो अनलीगल एक्टिविटी कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन, तो देयर आर बेसिकली 6 to 7 कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर, जिसको हम कह सकते हैं कि ये बिजनेस में इंक्लूड है, उसके फीचर्स है, उसका नेचर है, किसका, बिजनेस का। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट का मीनिंग ये होता है कि आप जब कभी भी बिजनेस कर रहे हो तो वहां पे आपका एक मोटिव है, आपका एक एम है। ऑब्जेक्टिव को क्या कहा जाता है, एम कहा जाता है। तो आपका एम क्या होगा, प्रॉफिट कमाना, टू अर्न प्रॉफिट। तो विदाउट प्रॉफिट बिजनेस कैन नॉट बी डन, और देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग बिजनेस विदाउट प्रॉफिट मोटिव। समझ में आया। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा आपका, टू अर्न प्रॉफिट और ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर मान लो मेरी कपड़े की दुकान है तो मैं यहाँ पे मेरे जो प्रोडक्ट्स है उसको कहा जाएगा गुड्स। जीन्स, टी शर्ट, ये सब क्या हो गए, प्रोडक्ट्स, जिसको कहेंगे गुड्स। अगर मैं इनका एक्सचेंज कर रहा हूँ, यानी कि मेरे पास थे अभी मैं कस्टमर को दे रहा हूं, तो वो हो गया एक्सचेंज फॉर मनी। समझ में आया। और नेक्स्ट होता है सर्विसेज। इफ आई एम अ टीचर, इफ आई एम अ डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, देन आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू माय कस्टमर, टू माय क्लाइंट्स। समझ में आया। तो ये हो गया सर्विस प्रोवाइड करना, और एक होता है गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो ये था आपका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड है आपका रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। यस, whenever you are doing any kind of business there is uncertainties। रिस्क इन्वॉल्वमेंट तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में अनसर्टेनिटीज भी इन्वॉल्व रहेगी। आइदर आपके रिस्क कैसे हो सकते हैं, मेड अनसर्टेनिटीज नेचुरल भी हो सकती है और मैनमेड भी हो सकती है। ठीक है, हम उसको फर्दर पढ़ेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो बेसिकली यस, देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्वमेंट इन बिजनेस, यानी कि कह सकते हो कि लॉस हो गया है ड्यू टू सम इमरजेंसी, कहीं पे मान लो फायर आ गए, आग लग गई है, या फिर कहीं से कुछ चोरी हो गया है, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, तो ये सब क्या हो सकता है, अनसर्टेनिटीज अवेलेबल है जो आपने कभी प्रिडिक्ट नहीं किया था लेकिन हो गया। वो क्या करते हैं, बिजनेस को डिस्टर्ब करते हैं, जहां, ठीक है, और बिजनेस में बेसिकली लॉस लेके आते हैं। ये था आपका रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। सेकेंड आता है आपका क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी।
यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है? कोई एडवांटेज, कोई बेनिफिट। ठीक है, तो कौन से ऐसे बेनिफिट्स अवेलेबल है जो बिजनेस में आप क्रिएट कर सकते हो? देयर आर मेनली थ्री utilities. First one is form utility, third one is place utility, and the last one is time utility. तो सबसे पहले हम फॉर्म यूटिलिटी को समझ सकते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको थोड़ा इलेबरेट करके समझना होगा। कि मान लो आपके पास रॉ मटेरियल कॉटन अवेलेबल है, उस कॉटन पे आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अप्लाई किया और उसको शर्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया? फॉर्म यूटिलिटी। आपने किसी का फॉर्म चेंज कर दिया। ठीक है, जैसे कि कॉटन था, कॉटन को तो आप ऐसे पहन नहीं सकते, पहनने के लिए आपको शर्ट बनाना पड़ेगा, टी शर्ट बनाना पड़ेगा। तो उस पर आपने क्या किया? एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अप्लाई किया और उसको किस में कन्वर्ट किया? शर्ट में कन्वर्ट किया। तो ये था फॉर्म यूटिलिटी। व्हेनेवर अ रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट इज कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। नेक्स्ट होता है प्लेस यूटिलिटी। अभी गुड्स को परचेस करने के लिए कहीं जाना होगा और दुकान पे जाना होगा और वहां पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल भी होना होगा। तो सबसे पहले अवेलेबिलिटी करने क्रिएट करने के लिए कंपनी क्या करती है? एक जगह पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस्टेब्लिश करती है, वहां पे प्रोडक्ट बनाती है और वहां से क्या करती है? वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करती है टू डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री। एक जगह पे मतलब अगर मुझे आज कुछ चाहिए तो मैं क्या डायरेक्ट फैक्ट्री पे तो जाने नहीं वाला, मुझे कंपनी के आउटलेट पे जाना पड़ेगा या फिर कोई और दुकान पे जाना पड़ेगा जहां पे वो कंपनी का सामान मिल रहा होगा। तो कंपनी क्या करती है? एक जगह पे मैन्युफैक्चरिंग करती है और देन आफ्टर वो क्या करती है? अपने पॉइंट ऑफ क्रिएशन यानी कि पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से लेके वो कंट्री के हर एक एरिया पे वो ट्रांसपोर्ट कर देती है गुड्स को, ताकि उसकी अवेलेबिलिटी हो जाए मार्केट में और कस्टमर उसको परचेस कर सके। तो इसको कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। व्हेनेवर अ गुड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टू द मार्केट एरिया ऑफ द कस्टमर। ठीक है, तो ये था आपका प्लेस यूटिलिटी। नेक्स्ट वन होता है टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है? ड्यूरेबिलिटी, यानी कि टाइम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोडक्ट। आपने कभी मेडिसिन परचेस किया होगा, आपने कभी फूड आइटम्स परचेस किए होंगे, तो उसमें पीछे एक्सपायरी डेट लिखी होती है। दो डेट अवेलेबल होती है, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक होता है एक्सपायरी डेट। जब प्रोडक्ट को बनाया जाता है, फिनिश करके पैक कर लिया जाता है, तब हम उस पर लगाते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट। और वो प्रोडक्ट कहां तक, कौन सी डेट तक आप यूज कर सकते हो, उसको कहते हैं एक्सपायरी डेट। की उसके बाद वो प्रोडक्ट हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आप यूज नहीं कर सकते। तो ये है टाइम यूटिलिटी। आज बना लिया तो जरूरी नहीं है कि आज के आज वो प्रोडक्ट बिक जाएगा मार्केट में, नहीं, उसको थोड़ा टाइम लगता है। आज प्रोडक्ट बना है, थोड़ी देर गोडाउन में रहेगा, उसके बाद डिमांड क्रिएट होगी और उसके बाद आप उसको सेल करोगे। तो जब तक उसकी डिमांड क्रिएट नहीं होती, जब तक उसको आप सेल नहीं करोगे, अवेलेबल नहीं करोगे मार्केट में, तो उसका एक ड्यूरेशन होना चाहिए, टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, ताकि उसकी क्वालिटी खराब ना हो। ठीक है, तो क्वालिटी भी मेंटेन होनी चाहिए। तो एक टाइम होता है कि जब तक वो स्टोर करके हम रख सकते हैं, उसको कहा जाता है टाइम यूटिलिटी। तो ये थे आपके बेसिकली तीन यूटिलिटीज: क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी। सेकंड वन है कंटिन्यूएंस ऑफ एक्टिविटी। बिजनेस ऐसी एक्टिविटी है जिसको आप कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पे परफॉर्म करना रहेगा। आज बिजनेस किया, मान लो आज आपने ज्यादा पैसा कमा लिया, प्रॉफिट ज्यादा हो गया, तो ऐसा नहीं कि आप कल बिजनेस नहीं करोगे, आपको एवरी डे बिजनेस को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। इसको कहते हैं कंटिन्यूएंस ऑफ एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट है आपका रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। व्हेनेवर यू आर कमेंस और स्टार्ट एनी बिजनेस, यू नीड कैपिटल इन फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, आप जब कभी भी पहली बार बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और जो भी पैसा आप उसमें इन्वेस्ट करते हो उसको कहा जाता है कैपिटल। तो बिजनेस ऐसे ही स्टार्ट नहीं होता है, आपको वहां पे
कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे, कुछ पैसे आपको चाहिए होगा बिल्डिंग परचेस करने के लिए, अंदर का इंटीरियर बनाने के लिए, रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए, सामान परचेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो यस, देयर इज अनदर पॉइंट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। And the last one is economic of activity. Yes, why it is called economic activity? Because it includes monetary consideration with the motive to earn profit. तो ये था आपके characteristics of business. अब बात करते हैं objective. Why we are doing business? Objective का तो मीनिंग यही होता है कि एम क्या है, आप क्यों बिजनेस कर रहे हो। तो देर आर बेसिकली टू ऑब्जेक्टिव्स, देर आर two objective. First one is economic objective and social objective. Economic objective basically considered 2 point, includes 2 point, profit and wealth maximization. Because हम बिजनेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें प्रॉफिट कमाना है। ऐसे ही तो कुछ करेंगे नहीं कि हाँ भाई मैंने 2 रुपए में सामान लिया, 2 रुपए में सामान बेच दिया। नहीं, 2 रुपए में सामान लिया, 3-4 रुपए में उसको बेचेंगे ताकि हम अपने अदर एक्सपेंसेस को भी कवर अप कर सके और साथ में हमारे लिए भी कुछ बच जाए। तो इसको कहेंगे प्रॉफिट मोटिव। और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला आएगा प्रॉफिट। ठीक है, वेन एवर यू आर डूइंग, आप उसके रिटर्न में क्या करोगे? प्रॉफिट मांगो, प्रॉफिट अर्न करना चाहोगे। क्यों? बिकॉज आपने थोड़ा बहुत कैपिटल इन्वेस्ट किया। अगर मान लो आपके पास आज 1 लाख रुपए है, उसको आप बैंक में रखोगे तो उसको आप 5% इंटरेस्ट हर साल मिलेगा। मतलब कुछ रिटर्न तो चाहे, कहीं पे हमने अगर कैपिटल ब्लॉक किया है तो एटलीस्ट उसका हमें रिटर्न मिलना चाहिए। और वेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन बिजनेस, देन उसके लिए आप रिटर्न क्या लोगे? प्रॉफिट। देन आफ्टर आपका आता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। चलो, बेसिकली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का एक ही मीनिंग होता है, पैसों से पैसा कमाना। ठीक है, आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, उस 10,000 का आप क्या करोगे? 12,000 करोगे, 12,000 का 15,000 करोगे, 15 का 20,000 करोगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके आप क्या करोगे? उसकी वैल्यू को इंक्रीज करोगे। और ये आज किया, आज आपने पैसा इन्वेस्ट किया, कल आपका डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ इज अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जहां पे आपको लॉन्ग टर्म पे बिजनेस करना रहेगा और आप क्या करोगे? अपना वेल्थ को इंक्रीज करोगे। तो ये था मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। अब बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी दिया है, उसको साइड में रखो, अभी कुछ काम का नहीं। बेसिकली आपको दो याद रखना है, क्या है? एक है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और दूसरा है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। तो अभी हम सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है कि आप सोशल सर्विस प्रोवाइड करते हो, लेकिन इन बिजनेस आपके सोशल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? ओवरव्यू ले ले छोटा सा, तो क्या है? कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना, अच्छे क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करना, उनके पास से रीजनेबल प्राइस चार्ज करना। ठीक है, अगर कोई कस्टमर आ रहा है उसको अच्छे से गाइड करना, हाउ टू यूज द प्रोडक्ट। ठीक है, ये सब क्या है? छोटे मोटे सोशल ऑब्जेक्टिव है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। हाउ मेनी सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर देयर? तो देयर आर 5। बेसिकली 5 आर देयर, बट हम पढ़ेंगे 4। सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि देखो, वेन एवर यू आर डूइंग बिजनेस, आप क्या करते हो? आप जब कभी भी बिजनेस करोगे तो एक मार्केट में बिजनेस करोगे, और मार्केट क्या इज अ वन काइंड ऑफ सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी में आपने एक बिल्डिंग परचेस किया, यानी कि एक शॉप परचेस किया, वहीं पे आपने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, कस्टमर क्या है? क्योंकि सोसाइटी का ही एक पार्ट है, वही आएंगे आपके पास प्रोडक्ट परचेस करने के लिए। उन्होंने से ही आपको क्या करना है? पैसे कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। तो क्या करोगे आप कि नहीं, आपको सबसे पहले क्या करना होगा? उनके रिगार्डिंग सोचना होगा। ठीक है, कंज्यूमर अवेयरनेस क्रिएट करना होगा। ठीक है, ये नया प्रोडक्ट आया है, उसको कैसे यूज करना है, आप उसके रिगार्डिंग आप उसको समझाओगे। देन आफ्टर, जैसे कि चाइल्ड लेबर। ठीक है, 18 ईयर से जो भी कम एज के बच्चे हैं उनसे आप काम नहीं करवा सकते। ओके, ये सब क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। वेन एवर यू आर डूइंग अ बिजनेस, यू आर ओनर ऑफ द बिजनेस, देन आपको सोचना पड़ेगा कि आप सोसाइटी के लिए अच्छा क्या कर सकते हो वाइल डूइंग अ बिजनेस। प्रॉफिट तो कमाना ही है, लेकिन साथ साथ में आपको सोशल सर्विस भी प्रोवाइड करना है। ठीक है, कंज्यूमर
प्रोटेक्शन एक्ट को फॉलो करना है, एम्प्लॉइज वेलफेयर एक्ट को फॉलो करना है। इफ अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो आपको फैक्ट्री एक्ट अच्छे से फॉलो करना है, एनवायरमेंट लॉ को अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, तो ये सब क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इतना सारा प्रॉफिट कमा के कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जाना है, यहीं पे रहना है। तो इट इज बेटर कि आपका अगर बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है देन आप हमारे कंट्री के अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करो। ठीक है, अगर आपका प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, अगर आप एक साल में 10-15 लाख रुपए कमा रहे हो, तो इट इज बेटर कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आप अपने शॉप में या अपनी फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। इससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट का हिस्सा सोसाइटी में भी जाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा, कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो और रेट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा हो जाएगा। आपका तो घर चल ही रहा है, लेकिन साथ साथ में किसी और का भी घर अच्छे से जलेगा। ठीक है, चलेगा। कहते हैं ना कि दिवाली में हमारे घर में दिए जलते हैं तो दूसरे के घर में भी दिए जलने चाहिए, उनके घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। तो काइंडली सम प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द नीडी वन, दोज हु वांट टू वर्क, उनको काम करने का मौका दो। ठीक है, तो ये था आपका प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट वन क्या है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मैंने पहले ही कहा है कि सोसाइटी में कस्टमर्स अवेलेबल है, वो कस्टमर आपको पैसा देने के लिए भी रेडी है, तो प्लीज उनको आप जिस हिसाब से वो जितना पैसा दे रहा है तो वैल्यू ऑफ मनी उनको प्रोवाइड करो। ठीक है, मिलावट नहीं करनी है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, चावल में कुछ मिला के दे देते ताकि वो ताकि उनका बिक्री ज्यादा हो जाए। और साथ ही साथ क्या करते हैं, वेट मेजरमेंट में भी थोड़े बहुत घपला करते हैं। तो ऐसा नहीं करना। आप अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स रखो, अच्छी क्वालिटी का उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड करो ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे, सर्विस अच्छे से प्रोवाइड करो। अगर कोई आज आपके पास मोबाइल लेने लेने आया, आपने अच्छे क्वालिटी का मोबाइल पर उनको सेल किया है, तो आफ्टर सेल सर्विस भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मोबाइल में कोई डिफेक्ट आया है तो अल्टीमेटली वो आपके पास ही आएगा, क्योंकि उसने प्रोडक्ट आपके पास से परचेज किया है। तो आप उसको गाइड करोगे कि किस तरह से आपको कंपनी में अप्लाई करना है, क्या कुछ छोटा सा माइनर प्रॉब्लम है तो आप खुद भी ठीक करके दे सकते हो। ठीक है, कंपनी में किस तरह से क्लेम कर लेना है, ठीक है, रिप्लेसमेंट कैसा करना है, वारंटी को कैसे अवेल करना है, गारंटी को कैसे अवेल करना है। तो ये सब आपको सर्विस किसको प्रोवाइड करनी है, तो कस्टमर को प्रोवाइड करनी है। तो आपका प्रोडक्ट्स भी अच्छे होने चाहिए और आपकी सर्विसेज भी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अडॉप्ट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, अभी इसका एग्जांपल मैं क्या दूंगा, जैसे कि मान लो आपको कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी है कि आपका उससे सेल्स तो इंक्रीज होगा, लेकिन आप प्रोडक्ट के रिगार्डिंग गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये गलत बात है। जैसे कि आपको पता है जो पैकेट फूड्स होते हैं इनडायरेक्टली दे आर अनहेल्दी। ऐसा तो नहीं कर सकते कि हाँ इसको खाने से आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, नहीं। ये आपको ऐसे मिसलीडिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं करने अपने सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। सबको पता है कि माँ का जो दूध होता है वो सबसे बेटर होता है, तो आप ये नहीं कर सकते कि बच्चों के लिए हमारा जो पैकेट मिल्क है वो सबसे बेहतर है, जो माँ है उनसे भी अच्छा मिल्क हम प्रोवाइड करते हैं। ये गलत बात है, तो आप ऐसे मिसलीडिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है कि मान लो कोई छोटा बच्चा आया आपके पास, ठीक है, मम्मी ने उसको घर से पढ़ा के भेजा है कि बेटा 40 रुपए दे देना और 1 kg ऑफ शुगर, यानी कि 1 kg चीनी लेके आना। तो आप क्या करते हो, बच्चा है चलो इसको मैं 800 ग्राम ही चीनी प्रोवाइड करता है, इसको कहाँ पता चलेगा कि मैंने 1 kg दिया या 800 ग्राम दिया। तो ऐसा आपको नहीं करना है। whenever you are doing business you should adopt fair trade practices। ठीक है, कस्टमर के साथ चीटिंग नहीं करनी है आपको। तो ये था आपका अडॉप्ट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिजनेस रिस्क। कौन से रिस्क आप बिजनेस में फेस कर सकते हो, तो देयर आर बेसिकली टू काइंड ऑफ रिस्क, नेचुरल रिस्क एंड मैन मेड रिस्क। ओके, यहाँ पे देखो ये है मैन मेड रिस्क
और यहाँ पे है नेचुरल रिस्क। तो यहाँ पे ये देखो, प्रॉफिट इज द रिवार्ड अगेंस्ट बिजनेस रिस्क। यस, अगर आप रिस्क लोगे तो ही आपको रिटर्न मिलेगा, विदाउट रिस्क देयर इज जीरो रिटर्न। हाँ, उसको हम बोलते हैं रिस्क फ्री रिटर्न बोला जाता है कभी कभी वो। लेकिन जब कभी भी आपने रिस्क लिया है तो रिस्क का आपको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। और रिस्क पॉजिटिव टर्म में भी हो सकता है और नेगेटिव टर्म्स में भी हो सकता है। पॉजिटिव टर्म्स को कहा जाता है प्रॉफिट, नेगेटिव टर्म्स को कहा जाता है लॉस। नेचुरल रिस्क का मीनिंग क्या है, आपकी एक जगह पे दुकान है, मान लो अचानक अर्थक्वेक आ गया तो आपकी दुकान गिर गई, तो ये नेचुरल रिस्क है या कहीं पे फ्लड आ गया तो आपकी दुकान में जो सामान वगैरह था वो खराब हो गया, तो ये नेचुरल रिस्क है। इसका आप नहीं कर सकते, ये आउट ऑफ द कंट्रोल होते हैं, ये हमारे कंट्रोल पे नहीं होते। हाँ, लेकिन आजकल ये सारे रिस्क को कवर करने के लिए हमारे पास क्या अवेलेबल है, इंश्योरेंस अवेलेबल है, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। सो ये हो गया नेचुरल रिस्क जो कि हमारे हाथ में नहीं होते, देयर इज नो कंट्रोल ओवर नेचुरल रिस्क। नेक्स्ट है आपका मेड मेड रिस्क। ये ऐसे रिस्क होते हैं जो हम बनाते हैं, ठीक है, सोसाइटी वाले बनाते हैं। जैसे कि मान लो आज आप घर गए तो आपने एक स्विच ऑफ करना रह गया, तो आपके दुकान में शॉर्ट सर्किट होके आग लग गई। तो ये कोई ये नेचुरल नहीं है, ये आपकी गलती की वजह से आग लगी है, तो इसको कहा नेचुरल रिस्क। कभी कभी क्या था, टेक्नोलॉजी फेलियर या फिर चेंज इन द टेक्नोलॉजी, ठीक है, पॉलिटिकल इश्यूज आ जाते हैं, डिमांड ऑफ द कस्टमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर, हाँ या ना, कुछ राइवलिस आ गए, आपके दुकान के बाजू में एक और दुकान आ गई, ठीक है, तो ये सब क्या है, रिस्क है कि हाँ भाई बाजू में दुकान आई है तो उसका भी धंधा होगा तो मेरा धंधा थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये हो गया मैनेजमेंट रिस्क। टेक्नोलॉजी चेंज हुई है तो आपको न्यू टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपका बिजनेस चलेगा नहीं। फॉर एग्जांपल नोकिया, नोकिया जो मोबाइल बनाती थी उसने कभी एंड्रॉइड को एक्सेप्ट किया ही नहीं, और नहीं करने का रीजन आज आप सबको पता है कि एडवांटेज किसने ले लिया, सैमसंग ने एडवांटेज लेके उसने टेक ओवर कर लिया पूरा बिजनेस, ठीक है, आज आगे कौन है, सैमसंग, नोकिया थोड़ा पीछे है। तो ये है मिड मैट्रिक्स। तो ये हमारे कंट्रोल में होता है, आपको समझना पड़ेगा। और ओके, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आपका कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। रिस्क होने के रीजन क्या है, बेसिकली ये मैनेजमेंट रिस्क ही है। नेचुरल रिस्क तो नेचुरल है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो अदर मैनेजमेंट रिस्क है वो क्यों होते हैं, तो सबसे पहला चेंज इन टेक्नोलॉजी, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो कुछ मेथड भी चेंज हो जाते हैं उसमें। मान लो आपके पास आज जो टेक्नोलॉजी है, आप उससे एक दिन में 1000 प्रोडक्ट बना सकते हो, फिनिश प्रोडक्ट, लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी है उससे आप 5000 प्रोडक्ट बना सकते हो। दैट मीन्स आप मार्केट में ज्यादा सप्लाई कर सकते हो। तो ये है चेंज इन द टेक्नोलॉजी। नोकिया का मैंने एग्जांपल दिया कि भाई वो पहले वो टाइप मोबाइल बनाते थे, फिर आ गया टच का जमाना, तो टच मोबाइल आ गया, टच में भी एंड्रॉइड सिस्टम आई, तो भाई सबने एंड्रॉइड को बहुत एक्सेप्ट किया, लेकिन नोकिया ने अपनी अपने मोबाइल में ये एंड्रॉइड फीचर को एक्सेप्ट नहीं किया, तो आज वो पीछे हो गए। तो ये क्या है, चेंज द टेक्नोलॉजी। थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, कि एक प्रोडक्ट अवेलेबल तो है मार्केट में उसका, लेकिन एक और वर्जन अवेलेबल है दूसरा वाला, आप उसको भी यूज कर सकते हो अगर आप मेन प्रोडक्ट यूज करना नहीं चाहते हो। जैसे कि मैं बोलूं, अगर आज आपको लिखना है तो आप क्या यूज करोगे, इधर आप पेंसिल भी यूज कर सकते हो, पेन भी यूज कर सकते हो, ठीक है, पेन में भी बाइफरकेशन आते हैं कि फाउंटेन पेन और बॉल पेन, ठीक है, आपके पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, किसी के रिप्लेसमेंट में आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या भी एक प्रॉब्लम रहता है, ठीक है, अगर आपको मैं बोलूं आज आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल भी अवेलेबल है और पेट्रोल से चलने वाले भी व्हीकल अवेलेबल है, तो ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स है एक दूसरे के। देन आता है कंपटीशन। मैंने क्या बोला, आपकी दुकान के बाजू में एक दूसरी दुकान ओपन हो गई जो सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट से डील करते हैं, तो आपका बिजनेस क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये हो गया कंपटीशन, वो आपको कंपटीशन कर रहा है, दे रहा है। देन आता है लेजिस्लेशन, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस, डिफरेंट काइंड ऑफ लॉज, ये सब आपको फॉलो करने रहते हैं। अगर लॉ में कोई चेंजेस आता है तो क्या होगा, आपके बिजनेस में भी थोड़े बहुत रिस्क एंड रिटर्न रहेंगे। अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड, यस, कभी कभी क्या होता है
कि मान लो कस्टमर को स्टार्टिंग में आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा, लेकिन बाद में प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या होगा, आपके प्रोडक्ट की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो यह है अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड। कस्टमर को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर मान लो कस्टमर की इनकम कम है तो वो आपके प्रोडक्ट को कम प्रीफर करेगा, अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा है। हाँ या ना? इन्फ्लेशन के चलते अगर आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई कर देते हो, देन यस, आपका कोई प्रोडक्ट परचेज करेगा नहीं। तो ये है अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड। और लास्ट में आता है फिजिकल रिस्क। जैसे कि मैं मान लो कि कोई प्रोडक्ट में डैमेज आ गया है, या फिर मान लो आपके पास जो मशीनरी अवेलेबल है उसमें थोड़ा बहुत डैमेज आ गया, तो वो ज्यादातर आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या है, सप्लाई फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, डिमांड को अच्छे से फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये क्या है, ये आपका हो गया फिजिकल रिस्क। प्रोफेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आज के लिए यहाँ तक इनफ है, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना। टिल देन, थैंक यू। I hope you all have enjoyed this video. Thank you very much. Stay connected and stay tuned for the next video. Subscribe the channel, press the like button, and if you have any doubt regarding the topic or the concept, then please write down your doubt in the comment box. I will try my best to reply you as soon as possible. Share this video. Soon we will meet in the next video. Bye bye. Stay safe and stay healthy. Thank you.